Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Surabhi ma'am. So today we are going to start with the very first chapter of class 12th Indian economy is Indian economy on the eve of independence. भाई ये बुक 40 मार्क्स की आपके एग्जाम्स में आती है और जिनका theoretical part strong है, go ahead with this book because you can score 40 out of 40 from this book, I assure you. तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ये चैप्टर हमें शो करने वाला है कि जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी दैट इज इन 1947, ये हमारा इंडिया का क्या स्ट्रक्चर रहा, एग्रीकल्चर लेवल पे हम लोग कैसे थे, ट्रेड में हम लोग कैसे थे, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी. ये ओवरऑल हमारे इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करने वाला है. एंड वन मोर थिंग दैट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइम पीरियड फ्रॉम 1947 to 1990. So let us have a look on this chapter. Yes, so let us start with the very first topic of our first chapter that is the features of Indian economy. जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारा इंडिया कैसा था, एक बार उसके सारे के सारे फीचर्स प्रोसीड करेंगे. द फर्स्ट वन इज स्टेगनेंट इकोनॉमी. स्टेगनेंट इकोनॉमी हमारे पास कौन सी इकोनॉमी होती है, एक वो इकोनॉमी जिस इकोनॉमी के अंदर या तो ग्रोथ रेट बहुत कम होती है या ग्रोथ रेट होती ही नहीं है. दैट इज नो इकोनॉमी, मतलब इन इकोनॉमी विद अ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ, जहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ है ही नहीं हमारे पास. अब ब्रिटिशर्स ने तो हमारे यहाँ पे कोई एस्टिमेट लगाया नहीं था कि हमें कितनी ग्रोथ मिल रही है कितनी ग्रोथ नहीं मिल रही है. तो उस टाइम पे हमारे कुछ रहे यहाँ के मेंबर्स, उस टाइम पे कुछ पीपल रहे हमारे पास जिन्होंने इस चीज़ का एस्टिमेट लेकर आए, जैसे कि दादा भाई नरोजी हो गए, वी के राव हो गए, फिंडले हो गए. ये हमारे पास कुछ मैसिव, हमारे पास कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने हमारे पास हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेट करी और पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करी. बट हर किसी ने अलग अलग अपनी नेशनल इनकम एस्टिमेट करी, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स रहे थे वो हमारे पास क्या रहे थे, कॉन्फ्लिक्टिंग रहे थे. कोई कहता था 2% ग्रोथ हो रही है, कोई कहता था 5% हो रही है. तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग रहे. बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट कितना था, वो 0.5% रहा यहाँ पर ओवरऑल. ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर लोगों की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत ज़्यादा बेकार रहा यहाँ पर. द नेक्स्ट इज आर बैकवर्ड इकोनॉमी. बैकवर्ड इकोनॉमी में हम लोग यहाँ पे शो करते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है. तो पर कैपिटा इनकम उस टाइम पे ओनली 230 रुपीज़ वर देयर, कि लोग इतना पैसा कमा रहे थे, जो कि सफिशिएंट नहीं था कि वो प्रॉपर खान पान, फूड, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज़ फूड शेल्टर क्लोथिंग में प्रोसीड कर सके यहाँ पे. और उस टाइम पे हमारे यहाँ अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर क्या कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का रोल प्ले ख़त्म कर दिया था. और अब जो हैंडीक्राफ्ट पीपल थे वो सारे के सारे कहाँ हो गए, बेरोज़गार हो गए. बेरोज़गार होने की वजह से क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम लोगों का कम होने लग गया. तो जिसकी वजह से हम बेरोज़गार हो गए, तो जिसकी वजह से हमारे क्या रहा, हमारा पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम रहा यहाँ पर. नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. अब ये वर्ड डोमिनेंस क्या शो करता है, डोमिनेंस मतलब किसकी चलती है ज़्यादा. ठीक है, कौन यहाँ पे डोमिनेंट था हमारे पास, मतलब लीड पे कौन था. सो 72% पीपल जो थे हमारे पास वो कहाँ पे एंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे. बट जो रिजल्ट आता था वहाँ से वो सिर्फ 50% आता था. भैया 72% पीपल लग रहे हैं तो कम से कम 70% जीडीपी तो आना चाहिए था, बस नहीं. बट वहाँ ओवरऑल जीडीपी जो आ रहा है उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता था, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का होता था. जिसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन कम होती थी वहाँ पे, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम रही. और ये भी हो सकता है कि भैया वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दिखने में तो बहुत सारे लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं बट एक्चुअल में आउटपुट उतना हमें नहीं मिल पा रहा था. एंड let us proceed on the fourth heading, that is your bleak industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में हमारा इतना अच्छा नहीं था. कैपिटल गुड्स के लिए हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड होते थे कि भैया ब्रिटिशर्स के यहाँ से कुछ अच्छी टेक्निक्स, कुछ कैपिटल आएगा तो ही हम लोग यहाँ पे कोई अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आ सकेंगे. तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था. पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ही बहुत ज़्यादा माना जाता था एज अ हाइएस्ट, या कह लो एज अ वेरी वेल नोन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ आर इंडिया. अब हैंडीक्राफ्ट तो सारा का सारा डिक्लाइन कर दिया हमारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ से, जिसकी वजह से हमारी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे शट डाउन
होने लगी। और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर तो हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुका था, तो कैपिटल गुड्स के लिए हमारी कंट्रीज़ के लोगों को बाहर से डिपेंडेंट होना पड़ता था, बाहर से प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कराते हुए चलते थे। नेक्स्ट हेडिंग में वही है हमारे पास, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, मतलब हम लोग कैपिटल गुड्स के साथ साथ हमारी आर्म फोर्स के लिए जो जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए भी, हमारी आर्मी को डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड होना कि बाहर से सामान आएगा। साथ ही साथ में जैसे आज के टाइम पे आप लोग आईफोन परचेज करते हो, भैया यूएस का होगा, यहाँ का होगा, वहाँ का होगा, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। सो इन द सेम मैनर उस टाइम पे वहाँ पे लोगों की मजबूरी थी, ज़रूरत के लिए उन्हें वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स वहाँ से इंपोर्ट कराने पड़ते थे, जैसे स्विंग मशीन, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ें वो बाहर से इंपोर्ट कराते थे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी बाहर पे डिपेंड थी कि प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, विच शोज़ कि हमारी इंडिया अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। डेवलप क्या, बिल्कुल ख़त्म ही थी हमारी इंडिया की, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हम लोग यहाँ से पूरी नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट एज हेडिंग इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इट इज़ कंसिडर एज अ शहरीकरण। अब अर्बनाइजेशन बहुत कम था हमारे पास, यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी उसका सिर्फ और सिर्फ 15% पॉपुलेशन जो थी वो शहरों में रहती थी और बाकी सारी पॉपुलेशन 85% गाँव में रहती थी। तो शहरों में रहने का मतलब क्या होता है, यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, यू विल हैव मोर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो शहरों में तो ये सब था, बट मात्र 15% लोग उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। बचे हुए 85% जो थे उनके पास कोई फैसिलिटीज़, कोई अपॉर्चुनिटीज़ इतनी खासी नहीं थी। तो अगेन दिस वाज द इम्पैक्ट कि हमारा इंडियन इकोनॉमी जो था कैसे वो बैकवर्ड रहा। द नेक्स्ट इज योर सेमी फ्यूडल सिस्टम। सेमी फ्यूडल सिस्टम बोले तो सम प्राइवेट सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर, मिक्स इकोनॉमी जिसे हम लोग कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारी कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती थी, कुछ हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी होती थी यहाँ पर, जिसकी वजह से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती थी। प्राइवेट सेक्टर ये प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर ये प्रोड्यूस करेगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो रही वो कम रही। और अगेन हमारे पास एक और कॉज रहा कि हमारा इंडिया बैकवर्ड क्यों रहा था। सो ये हमारे पास कुछ फीचर्स रहे जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी हमने देखा कि बैकवर्ड इकोनॉमी रही थी। अब गाइस हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं अलग अलग सेक्टर्स, जहाँ जहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोडक्शन हमारी कम क्यों हो रही है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे हमारा एग्रीकल्चर फील्ड, कि एग्रीकल्चर में हम लोग पीछे कैसे हैं। हम लोग यहाँ पे करेंगे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हमारा ट्रेड, हमारा ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। हमने ये 3 एरियाज देखने हैं कि कैसे कैसे करके हमारा इंडिया आज़ादी के टाइम पर यहाँ पर कैसा लीड में था या डाउनफॉल में था। ऑब्वियसली इट वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, तो हमारा इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया यहाँ पे, बट हाँ हम उसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे ये हमारे पास हमारा यहाँ पे बैकवर्ड रहा था। क्या, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था, हमने भी पीछे डिस्कस करा, जो प्रोडक्टिविटी थी और प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी यहाँ पर। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पर हेक्टेयर लैंड। अब भैया सोनू है, सोनू के पास जितनी ज़मीन है उस पे से वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, पर हेक्टेयर आउटपुट, वो होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन होता है कि ओवरऑल हरियाणा से, ओवरऑल करनाल से हमें टोटल आउटपुट कितना मिल रहा है, वो होता है हमारे पास हमारा प्रोडक्शन। तो हमारे इंडिया में अगर आप देखो उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी ये केजीज में है और ये भी केजीज में है। तो अगर आप देखो तो उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्टिविटी जो थी हमारी बहुत कम थी, ओनली 660 kg फ्रॉम पर हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड, जो कि आज 3421 kgs प्रोड्यूस करता है वीट यहाँ पे। तो दैट वाज द रीज़न, दैट वाज द पॉइंट दैट हमारा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत कम रहा यहाँ पे। क्यों रहा, द मेन क्वेश्चन इज दिस कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों रही। पहली बात, हमारे फार्मर्स के साथ एक प्रॉपर मीन्स नहीं था यहाँ पर, मतलब उनके पास इतने साधन अवेलेबल नहीं थे कि वो कैसे करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हुए चले यहाँ पर। लैंडलॉर्ड्स ने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा कि भैया इनको नॉलेज नहीं है तो हम दे दें, इनके पास पैसा नहीं है तो हम दे दें, नो। तो फार्मर्स ने भी कोई हमारे पास, तो लैंडलॉर्ड्स ने भी यहाँ पे कोई इंसेंटिव्स नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था फार्मर्स ने। अगेन हमारे पास लैक ऑफ इंसेंटिव्स, उनके पास इतना इंसेंटिव नहीं था टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास कि वो पैसा लगाए वहाँ पर
ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज रहे जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्सट्रीमली लो। तभी हमने देखा कि 72% पॉपुलेशन होने के बाद भी जो हमारा इंडिया था वहाँ की जीडीपी में उसका एग्रीकल्चर जो था उसका जीडीपी में जो रोल प्ले था वो बहुत कम रहा। द नेक्स्ट इज योर फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडिया के जो फार्मर्स रहे वो क्या करते थे, वो करते थे खेती बाड़ी, बट सिर्फ अपने अपने लिए। जो एक्स्ट्रा रहा उन्हें सिर्फ वही बेचना होता था मार्केट में, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें क्या कहा, भैया कमा लो कैश क्रॉप्स, मतलब पैसे नहीं उगाने हैं भाई, कैश क्रॉप्स मतलब टी कॉफ़ी प्लांटेशन करो, अपने यहाँ पे वीट राइस शुगर इन सब की बल्क में प्रोडक्शन करो कि हम लोग उसको एज अ रॉ मटेरियल कंसिडर करके आउटसाइड द कंट्री बेचें, ताकि उनको यहाँ से प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यही बताया हुआ इन पॉइंट्स में हमारे पास, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस। अब क्यों फोर्स करा उन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करो, जूट प्रोड्यूस करो, क्योंकि उससे ब्रिटिशर्स की नीड्स पूरी हो रही थी। वहाँ पर ब्रिटिशर्स की रॉ मटेरियल की नीड पूरी हो रही थी, और इतना रॉ मटेरियल लेके हमारे यहाँ से कि हमारे यहाँ के खुद हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स के लिए रॉ मटेरियल बचता ही नहीं था, बचता था तो बहुत महंगा बिकता था उन लोग को यहाँ पे। सो फार्मर्स को फोर्स किया गया इंडिगो प्रोड्यूस करो, क्योंकि उस टाइम पे सिंथेटिक इंडिगो नहीं आया था। फार्मर्स वर फोर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो, एंड कहीं ना कहीं ये रीजंस रहे हमारे पास कि कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर हमारे फार्मर्स को अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता था, कमर्शलाइजेशन की वजह से दे हैव टू बोरो मनी, बाहर से पैसा उधार लेना पड़ता था, और पैसा उधार लेने के बाद क्या होता था, वो उस पैसे को उतना प्रॉफिट गवर्नमेंट उन्हें देती नहीं थी। जब गवर्नमेंट ने उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं दिया तो वो बेचारे क्या हो जाते थे, कर्ज जाल में फंस जाया करते थे। सो दिस वाज द पॉइंट कि हमारे पास कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अच्छा था, बट हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा क्यों नहीं था, ये मेन रीज़न रहा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हमारी एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या रही। द नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस आउटलुक। बेचारे भोले भाले किसान सिर्फ अपने लिए ही खेती बाड़ी करते थे, जो थोड़ा बहुत सरप्लस बचता था वो लोग बाहर दे दिया करते थे यहाँ पे। एंड वन मोर रीज़न कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो लैंड थी वो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती थी। छोटी छोटी लैंड पीसेस अलग अलग जगहों पे बटी हुई है, एक जगह लगातार ज़मीनें नहीं हैं उनके पास। यहाँ पे ये वाली लैंड ए पर्सन के पास हो गई, ये वाला पार्ट बी के पास हो गया, तो मतलब एक तरीके की प्रॉपर लैंड अवेलेबल नहीं हुआ करती थी उन्हें, जिसकी वजह से क्या रहता था कि प्रोडक्शन का खर्चा तो ज़्यादा होता था, बट जो आउटपुट निकलता था वो बहुत कम रहता था यहाँ पे। सो दैट्स वाई कल्टिवेशन इन दीज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड वर कंसिडर एज द अनइकोनॉमिक। द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज एक्सप्लोरेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 3 नंबर में अलग से पेपर में देखा गया है। ज़मींदारी सिस्टम बताओ या लैंड सेटलमेंट सिस्टम बताओ। अब ज़मींदार्स कौन होते हैं, ज़मींदार्स वर द ओनर्स, ठीक है, जिनको हम लोग ओनर्स कहते हैं। ज़मीन का जो मालिक है वो कौन होता था, हमारे पास यहाँ पे ज़मींदार्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स भी हम इनको कहते हैं। अब यहाँ पे चल रहा था एक ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम हमारे पास यहाँ पे कैसे चल रहा था बताते हैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा से। उस टाइम पे चल रहा था हमारे पास ट्रायंगुलर सिस्टम। एक है ये हमारे लैंडलॉर्ड बाबूजी, एक है हमारे ये गवर्नमेंट, और एक है हमारे पास ये हमारे टिलर्स। ऑल दीज 2 पार्टीज आर कनेक्टेड विद द लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब क्या होता था, लैंडलॉर्ड को देना है गवर्नमेंट को एक फिक्स रेवेन्यू, ठीक है, इनको फिक्स रेवेन्यू देना है। लैंडलॉर्ड अब कहाँ से लाएगा, लैंडलॉर्ड खुद तो खेतीबाड़ी करता नहीं है, तो लैंडलॉर्ड ये पैसा लेता था किससे, टिलर्स से लिया करता था ये पैसा। अब ना उस टाइम पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे कि भैया आपने सिर्फ इतना % पैसा ही रेवेन्यू या रेंट आपने टिलर्स से लेनी है वहाँ पे। एज अ रिजल्ट ये हो गए लालची, इन्होंने जितना मन चाहा इनसे पैसा लेते गए, और इनको तो फिक्स अमाउंट देना ही देना था यहाँ पे। तो जिसकी वजह से ये बेचारे टिलर्स थे ये बेचारे लैंडलेस लेबर्स की तरह कंसिडर हो गए, क्योंकि इन्होंने फ्रीक्वेंटली अपना रेट्स इंक्रीज करते हुए जा रहे थे। तो दिस सिस्टम वाज कंसिडर एज अ एक्सप्लोरेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये था हमारे पास हमारा एक्सप्लोरेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये आपका ज़मींदारी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा यहाँ पर क्या, दैट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब टिलर्स ऑलरेडी गरीब, इतने गरीब कि वो
लैंडलेस लेबर्स कंसिडर हो चुके थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ज़मींदार तो बहुत पैसे कमा रहा है, उसको कमा रहा है तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ना 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 बेटा, वो इतने अच्छे नहीं थे। ज़मींदार जो थे उन्होंने कभी कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एज वेल एज वहाँ के फार्मर्स के पास हमारे कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन ही नहीं था। बारिश के पानी पे लोग डिपेंड होते थे कि भैया मेघा बरसेंगे तो हम यहाँ पे खेती बाड़ी कर पाएंगे। अब तो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स हैं, सब हैं, तब कुछ नहीं था हमारे पास यहाँ पे। फिर एग्रीकल्चर जो था हमारे पास, बताया मैंने आपको, रेनफॉल पर डिपेंडेंट था। साथ ही साथ में अगर कोई बाढ़ आ गई, कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है, तो उसके लिए भी कोई सोल्यूशन उन लोग के पास नहीं था। तो जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड ही रहे। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक एग्रीकल्चर इज गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। भैया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी टिलर्स और ऑनर्स के बीच में। हमारे पास यहाँ पे ऑनर्स ऑफ द सॉइल जो थे वो क्या करते थे, सिर्फ उनको अपने आउटपुट से मतलब था, हमें इतना आउटपुट मिल जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं करा। भूला भटका एक आधा होगा तो कर दिया होगा, नहीं तो किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं करा यहाँ पर। साथ ही साथ में अगर हम देखें, टिलर्स जो थे उनको इतना नहीं मिल पाता था कि वो अपने घर खर्च में भी, घर के लिए भी पूरा राशन पानी ले जा सके। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रही। टिलर्स के पास पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके, ज़मींदार जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पर। तो जिसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे पूरा का पूरा बैकवर्ड सेक्टर रहा। सो होपफुली हम लोगों ने 2 टॉपिक्स आज डिस्कस करे हैं। एक तो हमारा ओवरऑल स्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा हमने एक्सप्लेन करा है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जिसमें हम लोगों ने 8 पॉइंट डिस्कस करे हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन अ नेक्स्ट वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट देके मोटिवेट भी जरूर करना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।